हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल पे और यहाँ पर स्कोलियोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम था और मेरे साथ डॉक्टर हितेश गर्ग हैं। डॉक्टर हितेश गर्ग, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, स्कोलियोसिस जिसको कि क्या हिंदी में कुब बोलते हैं, सही है? ये बिल्कुल सही है। स्कोलियोसिस मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना या एक तरफ कुबड़ निकलाना, तो आमतौर पे इसको हिंदी में कुबड़ कहा जाता है। सर, इसके क्या वजह होती है, क्यों स्कोलियोसिस होता है और किस उम्र में होता है? जो स्कोलियोसिस सबसे कॉमन बच्चों में देखा जाता है। सबसे कॉमन जो उम्र है वो 10 से 15 साल की उम्र में देखा जाता है, लेकिन ये जन्म से लेके मरण तक कभी भी हो सकता है। सबसे कॉमन एज 10 से 15 साल है। कारण इसके कई होते हैं। सबसे कॉमन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जिसको हम बोलते हैं कि इसका कोई कारण नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में अब साइंस को उसका कारण पता है। वो जेनेटिक है, उसकी लीनिएजेस ट्रेस की गई हैं ताकि वो फैमिली में रन करता है। और इडियोपैथिक स्कोलियोसिस सबसे आम तौर पे 10 से 15 साल की उम्र में देखा जाता है। इसके अलावा कंजेनिटल स्कोलियोसिस जो बर्थ से बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी की बनतर सही नहीं होती, ये जेनेटिक नहीं होता। ये आमतौर पे गर्भ में बच्चे को कोई इंसल्ट होने की वजह से होता है, जैसे फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है। तीसरा स्कोलियोसिस होता है न्यूरोमस्कुलर, जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी से, जैसे पोलियो से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, या कोई और बीमारी जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं जिससे मांसपेशियों पे इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण स्कोलियोसिस होता है। चौथा, सिंड्रोम्स होते हैं कई, जैसे मार्फन सिंड्रोम, जिसमें हमारी पूरी बॉडी की हड्डियों की बनतर ठीक नहीं होती, वो एक तरह का स्कोलियोसिस होता है। और एक पांचवें तरह का स्कोलियोसिस हम बोलते हैं डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस, जो एडल्ट्स में, बड़े लोगों में होता है, जिसमें डिस्क जो है एक तरफ से खराब हो जाती है, एक तरफ से नहीं खराब होती। जब हड्डी एक तरफ से दब जाती है, एक तरफ से नहीं दबती, उसकी वजह से स्कोलियोसिस होता है। वो ओल्ड एज में देखा जाता है। अच्छा सर, इसकी अवेयरनेस के लिए जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को लगता है शायद लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये तो हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या इसको अर्ली एज में डिटेक्ट करने से कुछ फायदा होता है? जो हम आज अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका मकसद ही ये है कि इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। स्कोलियोसिस, पहली बात ये है कि अगर हम इसका इलाज नहीं करें और ये इसका एंगल 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये रुकता नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जो 1 से 2 डिग्री हर साल बढ़ता है। और अगर आप देखें, अगर मान लो किसी की उम्र 20 साल है और तब उसका एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो जब वो 30 साल का होगा तो ये लगभग 80 डिग्री का हो जाएगा। और 80 डिग्री पे इसके फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत आने शुरू हो जाती है, खाने पीने में दिक्कत आने शुरू हो जाती है, कमर में दर्द रहना शुरू हो सकता है, और 100-120 डिग्री ऊपर जाने से टांगों में कमजोरी भी आ सकती है। तो इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका अर्ली डिटेक्शन किया कैसे जाता है? अगर हमें पता चले किसी के कंधे एक साइड से इम्बैलेंस है, एक कंधा ऊपर एक नीचे है, या कमर का एक हिस्सा बाहर को निकला हुआ है, जहां हम किसी बच्चे को झुकने के बोले तो उसका जो पीठ का एक हिस्सा उभरा हुआ है, तो हमें पता चलता है इस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकती है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर इसको हम 20 से 40 डिग्री में ही पकड़ लेते हैं, उस केस में हम इसका इलाज एक ब्रेस, एक बेल्ट देके कर सकते हैं। और अगर ऑपरेशन भी करना पड़ता है तो 50 से 70 डिग्री एंगल पे अगर हम ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन काफी ज्यादा रिस्क फ्री और काफी ज्यादा सेफ रहता है और छोटा रहता है, जिसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। एक बार ये फेफड़ों को अफेक्ट करने लग जाता है तो इसमें सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सर, आखिरी में आप जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपने बोला बच्चों में इसका अगर डिटेक्शन जल्दी हो जाए तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज कुछ आप उनको बताना चाहेंगे कि वो इस चीज को मतलब ध्यान रखें, किन चीजों का? तो पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि ऑफ कोर्स जब बच्चे को नहलाते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके कंधों में उनको फर्क नजर आ रहा है, या पीठ का एक हिस्सा उभरा हुआ नजर आ रहा है, या कमर टेढ़ी नजर आ रही है, तो उसको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या हड्डी के डॉक्टर के पास लेके जाएं। और जो रूटीन हमारे पीडियाट्रिक चेकअप्स होते हैं, उसमें अपने डॉक्टर को जरूर बोलें कि डॉक्टर साहब एक बार इसका रीढ़ की हड्डी जरूर चेक करो कि इसमें टेढ़ापन तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम इसको जल्दी पकड़ पाएं तो एज ए सोसाइटी हम इसका इलाज बहुत जल्दी और सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसमें सोसाइटी एट लार्ज पे बहुत पॉजिटिव बेनिफिशियल इफेक्ट होएगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो लिसनर्स, अभी आपने सुना डॉक्टर हितेश गर्ग को, उन्होंने बताया, और स्पेशली मैं कहूँगा वो जो बच्चे छोटे हैं, उनके पेरेंट्स जहाँ और चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जितना ध्यान वो बच्चों के दांतों का, उनकी और चीज़ों का रखते हैं, उतना ही ध्यान ये भी रखें कि क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई किसी तरह की समस्या तो नहीं है, और है तो फिर जैसा डॉक्टर साहब ने बोला है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सो अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें, सुनते रहें रेडियो द्वारका।